रिक्वेस्ट है, क्लास के बीच में स्किप मत करना। डीबीएमएस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपके मोबाइल में कितनी फोटोज होंगी? 500, 5000 या फिर 20,000, है ना? कॉन्टेक्ट्स होंगे, व्हाट्सएप चैट्स होंगे, वीडियोस होंगे, पीडीएफ, सॉन्ग्स, ये सारी चीजें होंगी। अब एक बात बताओ, ये सारी चीजें हैं क्या? है ना? तो ऑब्वियसली ये सब एक डेटा है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर डेटा यूजफुल तो नहीं होता है ना। और यहीं से एग्जाम का पहला कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होता है, यानी कि हमको नोटबुक लेके अब बैठना है। सबसे पहले लिखना है हमको डेटा होता क्या है, ठीक है? तो देखो बेटा, इंग्लिश की एक लाइन है, उसको आप याद कर लो। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी रॉ का मतलब इसमें क्या हुआ? रॉ का मतलब हुआ जिसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, जिसका प्रॉपर मीनिंग अभी क्लियर ही नहीं है, बस कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल में राहुल 85, कानपुर क्लास 10। अब ये सारे अलग अलग लिख दिए हैं। अब बताइए, क्या आपको इससे इतना कुछ, ये जो इतना भी डेटा है हमारा, इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो ये हमारे सिर्फ रॉ फैक्ट्स ही हैं, है ना? बस इसको ही हम डेटा बोल रहे हैं, ठीक? तो की पॉइंट्स क्या बन गए बेसिकली? डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स, अनप्रोसेस्ड, मीनिंगफुल नहीं होता है, एंड इनपुट होता है ये, ठीक है? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स? ऑप्शंस आपके दिए होंगे इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, डेटा या फिर नॉलेज। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेटा, ठीक। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है। देखो, हम लोग अक्सर बोल देते हैं कि सर डेटा का मतलब तो इंफॉर्मेशन होता है ना? बट ये बिल्कुल गलत है। डेटा और इंफॉर्मेशन सेम नहीं होती है। ये गवर्नमेंट एग्जाम का फेवरेट कंफ्यूजन है, तो आपको भी इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? मान लीजिए मैंने लिखा राहुल स्कोर्ड 85 मार्क्स इन क्लास 10 एंड बिलोंग्स टू कानपुर। अब बताइए, अब समझ आ रहा है ना? हम्म, क्योंकि अब ये मीनिंगफुल हो गया है। इसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा दैट हैज मीनिंग। बस इतनी लाइन आपको याद रखनी है। प्रोसेस डेटा इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो आपको नोटबुक में क्या लिखना है? डेटा, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। ये एक चार्ट सा छोटा सा बना लो, इससे आपको मेमोरी में याद रहेगा, ठीक। और यही हमारा फ्लो होता है, तो ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये फ्लो अच्छे से याद रखना है। डेटा, देन प्रोसेसिंग एंड फिर आपका इंफॉर्मेशन। ट्रिक आपको दोस्त की तो कैसे, देखो डेटा जो होता है वो रॉ है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल। बस इतना याद रख लो, ठीक है? अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग बिकम्स। डेटा प्रोसेसिंग के बाद क्या बन जाता है? ऑप्शंस आपके दिए होंगे डेटाबेस, फाइल, इंफॉर्मेशन या फिर मेमोरी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसमें है, अगर इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक, लाइक बहुत ज्यादा लाखों में रिकॉर्ड्स हैं, करोड़ों में रिकॉर्ड्स हैं, तो उन्हें आप मैनेज कैसे करेंगे? यहीं से आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटाबेस, ठीक है? यानी कि देखो, इस पे डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अच्छे से इन सारी चीजों को समझोगे ना, आपको सब समझ में आएगा। ये डेटा, डीबीएमएस ना बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत इजी चैप्टर है, ठीक। आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, तो हम लोग कहाँ पर थे? डेटाबेस में थे। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपको इसमें। डेटाबेस का मतलब है रिलेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, मतलब रिलेटेड जो भी डेटा है उसका ऑर्गेनाइज कलेक्शन। इस लाइन में दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो आपका है रिलेटेड, दूसरा आपका है ऑर्गेनाइज्ड। अगर डेटा रिलेटेड ही नहीं है, हमारा जो डेटा है वो रिलेटेड ही नहीं है, तो डेटाबेस नहीं बनेगा, ठीक।
और अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तब भी हमारा डेटाबेस नहीं बनेगा, है ना। तो सोचो एक स्कूल है, वहाँ पे स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, ये सब एक जगह प्रॉपरली अरेंज है, तो ये एक डेटाबेस है। हॉस्पिटल में पेशेंट की आईडी, डॉक्टर, मेडिसिन रिपोर्ट, ये भी एक डेटाबेस होता है। बैंक में अकाउंट नंबर, बैलेंस, आईएफएससी, ट्रांजैक्शन, ये भी एक डेटाबेस है। तो हर जगह डेटाबेस यूज होता है। अब आपको पॉइंट क्या नोट करना है, डेटाबेस यानी कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, रिलेटेड डेटा, इजी सर्च, इजी अपडेट एंड इजी रिट्रीव। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एग्जाम में, डेटाबेस स्टोर्स, तो ऑप्शंस आपके होंगे प्रोग्राम्स, रिलेटेड डेटा, हार्डवेयर या फिर सीपीयू। तो आपका करेक्ट आंसर होगा रिलेटेड डेटा। ठीक। अब सवाल ये है कि डेटाबेस तो समझ में आ गया हमें, लेकिन डेटाबेस को मैनेज कौन करेगा? क्या डेटाबेस अपने आप चल जाएगा? नहीं, यहीं से आता है डीबीएमएस। यानी डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब सिर्फ फुल फॉर्म याद करके एग्जाम नहीं निकलने वाला है, तो आपको इसमें डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है। तो बेटा कॉन्सेप्ट समझो। देखो, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो बहुत अच्छे से। ठीक है। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है बट डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है पूरा, ये जो वर्ड, ये सॉफ्टवेयर है बट डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये दोनों एक अलग अलग, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। मैं ये इसलिए इतना हाईलाइट करके बोल रही हूँ क्योंकि ये ना बहुत क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, और पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब डीबीएमएस करता क्या है? डेटाबेस क्रिएट करता है, डेटा को स्टोर करता है, अपडेट करता है, डिलीट करेगा, सर्च करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बैकअप लेता है और मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस देता है। यानी डेटाबेस का मैनेजर ही डीबीएमएस है। ठीक। अब नोटबुक में लिखो फटाफट से फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस। उसमें आपको लिखने हैं क्रिएट, स्टोर, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट, सिक्योरिटी, बैकअप एंड कंट्रोल। ठीक है। अब देखो, ये एकदम एग्जाम का फैक्ट, मतलब आप इसकी वो कैप्सूल जैसा होता है ना, शीट, वो बना के अपनी वॉल पे लगा लो, जिससे आपको इसके एटलीस्ट ये टर्म्स में कंफ्यूजन ना हो, आपके दिमाग में फिट हो जाए। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक। एंड डीबीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटाबेस। ये दोनों कभी कंफ्यूज मत करना। ठीक है। चलो, अब एमसीक्यूज में आते हैं। इसमें मतलब जितना इसमें ये वाला जो टॉपिक पड़ा है इसका कैसे बनेगा, तो डीबीएमएस इज, ऑप्शंस आपके दिए होंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नेटवर्क। तो चलो अब फटाफट से बताओ डीबीएमएस क्या है। अभी हमने पढ़ा था ना डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक। अब एक और क्वेश्चन बताओ, अगर डीबीएमएस इतना यूजफुल है तो पहले लोग क्या यूज करते थे, है ना। सोचो, तो ऑब्वियसली कुछ तो यूज करते होंगे ना, यहीं से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। ठीक। आते हैं फाइल सिस्टम पे। डीबीएमएस से पहले लोग फाइल सिस्टम यूज करते थे। अब फाइल सिस्टम क्या था? हर डिपार्टमेंट अपनी अलग फाइल मेंटेन करता था। स्कूल की अलग फाइल्स होती थी, लाइब्रेरी की अलग, फीस की अलग होती है, रिजल्ट्स की अलग फाइल, और ये प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती थी। ठीक। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम कैसी आती थी, देखो प्रॉब्लम नंबर 1, डुप्लीकेट डेटा। एक ही स्टूडेंट का नाम है, 5 अलग अलग फाइल में है, रिजल्ट में है फीस वाली फाइल, लाइब्रेरी वाली फाइल, स्कॉलरशिप, एडमिशन, एक ही इंफॉर्मेशन बार बार है। इसको कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रिपीट हो रहा है हमारा डेटा। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या आती थी? डेटा इनकंसिस्टेंसी। एक फाइल में मोबाइल नंबर ले है ना, कोई भी मोबाइल नंबर है, दूसरी फाइल में दूसरा मोबाइल नंबर है, अब सही कौन सा है, इसमें कंफ्यूजन आ रहा है। यही है हमारा डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक। थर्ड आपकी प्रॉब्लम आती थी सिक्योरिटी प्रॉब्लम। कभी भी कोई भी फाइल खोल सकता था,
परमिशन सिस्टम वीक था हमारा, तो सिक्योरिटी एक बड़ा इशू था। फिर आ रही है आपकी फोर्थ प्रॉब्लम आती थी डेटा शेयरिंग प्रॉब्लम। एक डिपार्टमेंट की फाइल दूसरा डिपार्टमेंट यूज ही नहीं कर पाता था। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। फिर आपकी प्रॉब्लम आती थी नंबर 5, बैकअप प्रॉब्लम। फाइल डिलीट हो गई, डेटा गया, रिकवरी बहुत मुश्किल है, आप क्या करें? वापस से उसको करना तो ये बहुत बड़ा है। मतलब आप 10-15 लोगों का हो तो चलो एक बार ही सोचते हैं, बट अगर आपके पास एक पूरा स्कूल आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपके पास इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे ये चीज़ आ गई, तो इसको बैकअप लेना ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, आप सोचिए इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, इसी वजह से डीबीएमएस डेवलप किया गया ताकि डुप्लीकेट डेटा कम हो, सिक्योरिटी बढ़े, सर्चिंग फास्ट हो, मल्टीपल यूजर्स काम कर सकें। ठीक, और डेटा हमारा सेफ रहे। अभी समझ में आया? जितना अभी तक पढ़ा है उतने में थोड़ा समझ में आया कि डीबीएमएस है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आई होप थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं रिवीजन। क्विकली रिवीजन देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डेटा क्या होता है। तो डेटा हमारा रॉ फैक्ट्स है। ठीक, नेक्स्ट टर्म था इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस डेटा। फिर था डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। नेक्स्ट डीबीएमएस क्या है। सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटाबेस। फिर फाइल सिस्टम क्या है। फाइल सिस्टम ओल्ड मेथड होता था, उसके बाद ही डीबीएमएस डेवलप हुआ है। ठीक, अब मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हमने बताई थी। डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, पुअर सिक्योरिटी, डिफिकल्ट शेयरिंग एंड बैकअप इश्यूज। ठीक है, चलो अब जितना भी पढ़ा है ना, फटाफट से कमेंट में बताओ डेटाबेस और डीबीएमएस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, और डेटा रिडंडेंसी का मतलब अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। ठीक है, 2 मिनट का मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ। फटाफट से देखो चीज़ों को, पीछे जाके एक रिवीजन वाला पेज जो मैंने बताया है उसको जाके फटाफट से देख लो, फिट कर लो दिमाग में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है। डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, डीबीएमएस और फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम समझी। ठीक, अगर आपका ये जितना भी पीछे भी बताया है वो क्लियर नहीं हो पाया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले वापस से जाके वीडियो देखो अच्छे से, उसको वापस से सुनो, वापस से समझो, उसके बाद आप ये आगे कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर आपका बेसिक वाला क्लियर नहीं होगा तो आगे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर आपको आ गया है तो आप कंटिन्यू करें। अच्छा, अब ना मैं फटाफट से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, जो मैंने पढ़ाया वो ऑब्वियसली वही पूछेंगे, तो आप उनका आंसर देना। एंड प्लीज आप उनका आंसर जेन्युइनली देना, ये मत सोचना कि ऐसे पढ़ाई हो रही है, आमने सामने तो है ही नहीं तो फिर आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। आप सच्ची देने की कोशिश करना। अगर आप उनका आंसर दे पा रहे हो इट मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो आपके लिए ही ये हेल्पफुल होगा ना। और बहुत अच्छे से, मतलब यार ट्रस्ट में ये बहुत हेल्पफुल होता है, तो ना देना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को क्या कहते हैं। चलो आंसर दो। अगर आपने आंसर दिया है डेटा, तो आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ठीक, यानी कि आपको समझ आ गया है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं। ओके, अगर आपने इंफॉर्मेशन बोला है तो आपने एकदम ठीक बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, रिलेटेड डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन क्या होता है। अगर आपने डेटाबेस बोला है तो वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर देने में दिक्कत हो रही है एक बार वापस देख लेना। ठीक, एंड लास्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या है, नाम बताओ फटाफट से। तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा डीबीएमएस। ठीक है, चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर डेटाबेस था तो डीबीएमएस की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये सोचो ना।
हम्म, देखो, एक स्कूल में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा नोटबुक में मेंटेन करना आसान है, ठीक। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की संख्या 50 से बढ़कर 50 लाख हो जाए, क्या नोटबुक काम करेगी? क्या सिंपल फाइल्स काम करेंगी? बिल्कुल नहीं ना। डेटा इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसे मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीबीएमएस डेवलप किया गया है। तो डीबीएमएस का मेन ऑब्जेक्टिव है डेटा को इफिशिएंटली स्टोर करना, जल्दी रिट्राइव करना और सिक्योरली मैनेज करना, ठीक। इस लाइन को नोटबुक में स्टार लगाकर प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि ये लाइन आपको पूरा डेटाबेस की स्टोरी समझा देगी, ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है मैनेज। जी हाँ, मैनेज क्या होता है? डेटाबेस डीबीएमएस सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता है, ये डेटा को मैनेज करता है। मैनेज का मतलब क्या होता है? डेटा को ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई, सर्च, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बैकअप लेना एंड मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस देना। ये सब कुछ मिलाकर डेटा मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन कैसे आ सकता है इससे? विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीबीएमएस? ऑप्शंस आपके होंगे इंक्रीज रैम, मैनेज डेटाबेस, इंक्रीज सीपीयू स्पीड एंड मैनेज हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सोच के बताओ बेटा। ऑब्वियसली मैनेज डेटाबेस, ठीक है। चलो अब फटाफट से आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस में। देखो, अब करेक्टरिस्टिक्स आपके एग्जाम में से लिखने में तो नहीं आएगी ना, बट आपको ये क्यों पढ़नी है? क्योंकि क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम्स में, ऑप्शन जो ऑप्शनल्स आते हैं ना, एमसीक्यूज, हमारे क्वेश्चन, उसमें ये पूछते हैं, डिटेल में घुस घुस कर जाते हैं, अच्छे से पूछते हैं, डीप डीप। तो इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक। देखो, डीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, छोटा छोटा सा मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगी, बहुत आसान हो जाएगा समझना। पहला है आपका डेटा शेयरिंग। तो डीबीएमएस मल्टीपल यूजर्स को सेम डेटाबेस एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। जैसे कि एग्जांपल, बैंक में कैशियर भी काम कर रहा है, मैनेजर भी काम कर रहा है, लोन डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, सब एक ही डेटाबेस यूज कर रहे हैं, लेकिन सबका एक्सेस अलग अलग है। इसी को कह रहे हैं हम डेटा शेयरिंग, ठीक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वन डेटाबेस इक्वल्स टू मल्टीपल यूजर्स, एंड ये हो गया हमारा डेटा शेयरिंग। सेकेंड आपका है डेटा सिक्योरिटी। सोचो, अगर बैंक को डेटाबेस सबके लिए ओपन, बैंक का जो डेटाबेस हमारा सबके लिए ओपन हो जाए, कोई भी अकाउंट बैलेंस चेंज कर दे, ठीक, ये पॉसिबल होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। इसलिए डीबीएमएस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हर यूजर का यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है, परमिशन होती है, रोल होता है, किस यूजर को क्या देखना है, क्या एडिट करना है, सब कुछ कंट्रोल होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो डीबीएमएस हमको प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन टू हमारी, सॉरी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 थी डेटा सिक्योरिटी, ये हो गया। थर्ड आपका आएगा डेटा इंटीग्रिटी। अब देखो, इंटीग्रिटी वर्ड से डरो मत, ये बहुत सिंपल है। इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब होता है डेटा की करेक्टनेस और एक्यूरेसी को मेंटेन करना, दैट्स इट, ठीक। जैसे एक स्टूडेंट की एज 18 है, गलती से हमने उसको 180 लिख दिया है। अब डीबीएमएस ऐसी गलती को रोकने की कोशिश करता है, इसी को डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं, ठीक। एक्यूरेसी ऑफ डेटा इक्वल्स टू डेटा इंटीग्रिटी हो गया। नंबर 4 हमारा है डेटा इंडिपेंडेंस। ये बहुत फेवरेट एग्जाम का टॉपिक है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। सपोज डेटाबेस का डिजाइन चेंज हो गया है, लेकिन एप्लीकेशन वैसा ही चल रहा है। ये एप्लीकेशन चेंज हुई लेकिन डेटा सेफ है, यानी दोनों एक दूसरे पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं है। इसी को डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। ट्रेस की आर्किटेक्चर में इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। नंबर 5 आपका आएगा रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, ठीक। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, 5 फाइल्स में रिपीट हो रहा था, ये एक ही डेटा 5 फाइल्स में रिपीट हो रहा था ना। मैंने स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, ठीक।
तो उसको ही बोल रहे हैं डेटा रिडंडेंसी, यानी डीबीएमएस इस रिपीटेशन को कम करता है। ठीक, कंप्लीटली रिमूव नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना, बस रिड्यूस करेगा। तो ये वर्डिंग एग्जाम के लिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंप्लीटली रिमूव नहीं करेगा, बस रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा? डीबीएमएस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, ऑप्शंस आपके होंगे सिक्योरिटी, डेटा रिडंडेंसी, डेटाबेस या स्टोरेज डिवाइस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेटा रिडंडेंसी। ठीक, नंबर 6 आपका आएगा बैकअप एंड रिकवरी। सपोज करो सर्वर क्रैश हो गया, लाइट चली गई, सिस्टम डैमेज हो गया, वायरस आ गया। अब क्या होगा? अगर बैकअप है तो डेटा रिकवर हो जाएगा। इसी वजह से डीबीएमएस में बैकअप और रिकवरी मैकेनिज्म होता है। एंड सात 7 नंबर आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक, अगर आप लोगों में से जो भी इस वर्ड को पहली बार सुन रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है इसका मतलब। देखो, एक एटीएम से आपने 10,000 विड्रॉ हुआ, ठीक, विड्रॉ किया, उसी टाइम मोबाइल बैंकिंग से भी ट्रांजेक्शन हो गया। अगर सिस्टम कंट्रोल नहीं करेगा तो अकाउंट का बैलेंस गलत हो सकता है। डीबीएमएस मल्टीपल यूजर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, इसी को कंकरेंसी कंट्रोल कहते हैं। ये टॉपिक आगे ट्रांजैक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग, बट फिलहाल इस डीबीएमएस टॉपिक के लिए इतना जो मैंने बताया है बहुत सफिशिएंट है। ठीक, अब एडवांटेजेस पे आता है। देखो, अब तक हमने फीचर्स पढ़े थे, अब हम डीबीएमएस के फायदे पढ़ते हैं। पहला फायदा क्या है? आपको मतलब मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि अगर आपने ध्यान से पूरा लेक्चर सुना है, आप बहुत ईज़िली या फटाफट से तो आप बता ही दोगे कि एडवांटेज क्या है। सर्चिंग हमारी फास्ट सर्चिंग हो रही थी, हाई सिक्योरिटी इसमें थी, लेस रिडंडेंसी था, बेटर डेटा शेयरिंग हो रही थी एंड डेटा कंसिस्टेंसी था, बैकअप हमको मिल रहा था, इजी मेंटेनेंस था। ठीक, तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस थे। ठीक है, देखो फास्ट सर्चिंग में क्या, लास्ट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम उनको फटाफट से एक फ्यू सेकेंड्स में हमको मिल जाते थे। हाई सिक्योरिटी थी, अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा था। लेस रिडंडेंसी थी, डुप्लीकेट डेटा कम होता था। बेटर डेटा शेयर, एक ही डेटाबेस को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स यूज कर सकते थे। डेटा कंसिस्टेंसी, हर जगह सेम अपडेटेड डेटा मिलता है। ठीक है, बैकअप अवेलेबल था, डेटा रिकवर किया जा सकता है, इजी मेंटेनेंस था, चेंजेस करना बहुत आसान था। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। देखो, कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो ऐसे ही डीबीएमएस के भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन डिसएडवांटेजेस के से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि आप एडवांटेज अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, तो जब आपको एडवांटेजेस पता होंगे तो डिसएडवांटेज क्या है ये तो आप इजीली आराम से देख के पता कर ही लोगे ना, एक तो मतलब कॉमन सेंस जैसा पॉइंट आ जाएगा। तो आप एडवांटेजेस को अच्छे से फिट करो, डिसएडवांटेज जो है वो आप अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करके इसको पढ़ोगे तो आप अपने आप से ही बता लोगे, है ना। तो वो डिसएडवांटेज हमारा क्या होगा? पहला तो कॉस्ट आएगा। ठीक, तो पहला कॉस्ट आया, कॉस्ट में क्या होगा? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव हो सकता है, ये है एक डिसएडवांटेज। दूसरा आएगा आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, नॉर्मल फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होता है। देन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। फेल्योर रिस्क, अगर सेंट्रल डेटाबेस फेल हो गया है और बैकअप ना हो तो सब यूजर्स अफेक्ट हो सकता है। ठीक, तो ये हो गए आपके डिसएडवांटेजेस। अब देखो, एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स को कंफ्यूज मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको क्लियर करती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं कि डीबीएमएस की क्वालिटीज क्या हैं। ठीक, तो जहाँ पर भी क्वालिटी की बात की गई है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ठीक है, एंड एडवांटेजेस बताता है कि यूजर को उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड और एडवांटेज वर्ड में। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस की एप्लीकेशंस के बारे में। देखो,
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, आधार डेटाबेस एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक, आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर डीबीएमएस यूज ना होता हो। तो बेसिकली डीबीएमएस एप्लीकेशन का यूज हम डीबीएमएस हर जगह ही होता है। तो इसमें हम जहाँ जहाँ यूज होता है बस उसको हमको यहाँ पे नोट करना है, दिमाग में फिट करना है। तो ऑलमोस्ट सारे सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, चलो बेटा अब फटाफट से रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं बोलूंगी क्वेश्चन, आप अपने दिमाग में दोगे आंसर। ठीक, आप बोल बोल के देना, ज्यादा मजा आएगा, आपको ही मजा आएगा पढ़ने में, थोड़ा इंगेजिंग लगेगा ज्यादा। ठीक है, चलो अच्छा, डेटा रिपीट होना ये क्या कहलाता है? डेटा रिडंडेंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेटा एक्यूरेट रहना, ये क्या कहला रहा है? डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, एक डेटाबेस का कई यूजर यूज करना, अब ये क्या होगा? दैट इज डेटा शेयरिंग। नेक्स्ट आपका है परमिशन और पासवर्ड, ये किस पे आएगा? करेक्ट, डेटा सिक्योरिटी पे। फिर आपका आएगा डेटा रिकवर करना, ये क्या है? राइट, बैकअप एंड रिकवरी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आएगा एक ही टाइम में कई यूजर्स का काम मैनेज करना, ये किससे हो रहा है? करेक्ट, कंकरेंसी कंट्रोल से हो रहा है। ठीक है, चलो अब जितना हमने पढ़ा है ना, फिलहाल इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पूछने वाली हूँ। डीबीएमएस डेटा रिडंडेंसी को ऑप्शंस आपके पास दिए जाएंगे, इंक्रीज करता है, रिमूव करता है, रिड्यूस करता है या इग्नोर करता है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? डीबीएमएस डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, एग्जाम में रिड्यूस ही सही आंसर होगा, रिमूव नहीं होगा। अगर रिमूव हमें मतलब ऑब्वियसली रिमूव करता और रिड्यूस करता दो ऑप्शन दिए तो हमको रिमूव नहीं चूज करना है, हमको रिड्यूस चूज करना है। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो फिर फटाफट से मैं आपको 30 सेकेंड्स देती हूँ, जितना अभी थोड़ा पढ़ा है पीछे जो क्विकली रिवीजन वाला किया है फटाक से जाके देख लो, थोड़ा सा दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 1 मिनट बाद। चलिए अच्छा ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया है तो डेटा इंडिपेंडेंस और थ्री स्कीम आर्किटेक्चर कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो। मैं ऐसे एक्सप्लेन ही करूंगी कि कोशिश करूंगी कि आप याद रख पाओ उससे। ठीक है, एग्जाम में आर्किटेक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आर्किटेक्चर का मतलब समझते हैं, आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कंप्यूटर साइंस में, है ना, तो कंप्यूटर साइंस में आर्किटेक्चर का मतलब होता है सिस्टम का स्ट्रक्चर या डिजाइन। जैसे घर बनाने से पहले उसका हम एक मैप तैयार करते हैं, वैसे ही डीबीएमएस भी एक प्रॉपर डिजाइन फॉलो करता है। इस डिजाइन की वजह से डेटाबेस सिक्योर रहता है, फास्ट रहता है और चेंजेस करना इजी हो जाता है। ठीक, अब इसमें आप कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हो कि आर्किटेक्चर इक्वल्स टू स्ट्रक्चर प्लस डिजाइन ऑफ डीबीएमएस। ठीक, अब लेकिन आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? देखो, मान लेते हैं कि एक कंपनी में 3 लोग काम कर रहे हैं, कस्टमर सिर्फ अपनी प्रोफाइल देखना चाहता है, वो क्यों बाकी चीजों में जाएगा? ठीक है, मैनेजर जो है वो सिर्फ रिपोर्ट देखना चाहता है, और जो डीबी है यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो पूरा डेटाबेस कंट्रोल करता है, तो उसको वो पूरा उसको देखने की जरूरत है। तो अब अगर तीनों को सेम लेवल का हम एक्सेस दे देंगे, ठीक, तो उससे क्या होगा? तो उससे डेटा हमारा लीक भी हो सकता है, गलती से डेटा डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि जो कस्टमर है उससे बाय मिस्टेक डिलीट भी हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। यही थ्री स्कीम आर्किटेक्चर है। सिंपल है,
सिंपल सा है, थ्री स्कीम आर्किटेक्चर। ठीक, देखो अब थ्री स्कीम आर्किटेक्चर क्या है, नोटबुक में फटाफट से आप हेडिंग डाल सकते हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो बना लेना बेटा, काम आएगा। ठीक, तो चलो थ्री स्कीम आर्किटेक्चर, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, बस इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक, अब मैं अगर इसमें पूछूं कि इस आर्किटेक्चर में कितना, मतलब थ्री थ्री स्कीम आर्किटेक्चर में कितनी लेवल्स होती हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली थ्री लेवल्स होती है, नाम ही है इसका ऐसा, थ्री स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थ्री लेवल्स होती हैं। चलो अच्छा, अब लेवल वन पे आते हैं, लेवल वन हमारी कौन सी होती है, एक्सटर्नल लेवल। ठीक, एक्सटर्नल लेवल यानी कि हम इसको व्यू लेवल भी कह सकते हैं, यानी कि सबसे ऊपर होता है ये एक्सटर्नल लेवल, इसको व्यू लेवल भी हम बोल रहे हैं। ठीक, तो एक्सटर्नल इक्वल्स टू व्यू, ये याद कर लो, एक्सटर्नल लेवल इक्वल्स टू व्यू लेवल। ठीक, एक्सटर्नल लेवल में होता क्या है, यहाँ पर हम यूजर सिर्फ उतना ही डेटा देखता है जितना उसे परमिशन दी जा रही है, बस। ठीक है, जैसे कि कॉलेज में स्टूडेंट पोर्टल जो हमारा होता है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लॉग इन करता है, उसमें उसे क्या दिखेगा, उसे सिर्फ अपना नाम दिखता है, मार्क्स दिखते हैं एंड अपनी अटेंडेंस दिखती है। ठीक है, बस, उसे दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसका व्यू लिमिटेड है, इसी को एक्सटर्नल लेवल कहते हैं। ठीक, तो एक्सटर्नल जो हमारी पहली लेवल है वो एक्सटर्नल इक्वल्स टू व्यू लेवल, व्यू वाला है। ठीक है, जो हमको जितना वो दिखाना चाहता है उतना दिखेगा। ठीक, तो एक्सटर्नल लेवल, हम कैसे इसका पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सटर्नल लेवल मतलब यूजर व्यू, नेक्स्ट इंडिविजुअल व्यू, नेक्स्ट सिक्योरिटी, एंड फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका कस्टमाइज्ड व्यू। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लेवल। क्वेश्चन इससे कैसे बन सकता है, एक्सटर्नल लेवल इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस आपके होंगे फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल या फिर स्टोरेज लेवल। तो फटाक से आंसर बता दो, अब तो बता ही दोगे। करेक्ट, एक्सटर्नल लेवल हमारा इसका आंसर हो जाएगा व्यू लेवल। ठीक है, अब लेवल टू हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो अब इसमें ये हमारी बीच वाली लेवल होती है। ठीक है, इसको कई बुक्स में लॉजिकल लेवल भी लिखा जाता है, तो आप कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेवल ऐसे दिमाग में रखो। ठीक है, एग्जाम में दोनों नाम से पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ये पूरा डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता है, यहाँ पे डिसाइड होता है कितनी टेबल्स होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, रिलेशनशिप्स क्या होंगी एंड कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होंगी। यहाँ एक्चुअल डेटा नहीं दिखता है, सिर्फ डेटाबेस का डिजाइन होता है। जैसे एक स्कूल डेटाबेस में टेबल्स हैं, स्टूडेंट, टीचर, क्लास फीस एंड रिजल्ट, ये सब किस तरह कनेक्टेड है, ये कंसेप्चुअल लेवल डिसाइड करेगी। ठीक, अब इसको कॉपी में आप कैसे पॉइंट बना के लिख सकते हो, कंसेप्चुअल लेवल, पहला कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर, देन सेकेंड नंबर पे आप लिखोगे होल डेटाबेस व्यू, थर्ड में टेबल्स, फोर्थ रिलेशनशिप्स एंड लास्ट आपका कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक, लेवल थ्री पे आते हैं, लेवल थ्री हमारी इंटरनल लेवल है। ठीक है, इसको फिजिकल लेवल भी कहते हैं। सबसे पहले वाली हमारी एक्सटर्नल थी और ये वाली हमारी इंटरनल है, इसको हम फिजिकल लेवल भी बोल रहे हैं, और सबसे पहले वाले को हम व्यू लेवल भी बोल लेते हैं। ठीक है, ये लेवल बताता है कि डेटा एक्चुअली हार्ड डिस्क में या एसएसडी में कैसे स्टोर हो रहा है। यहाँ यूजर का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ फोकस होता है स्टोरेज ब्लॉक्स, इंडेक्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी एलोकेशन। यूजर को ये सब देखने की जरूरत नहीं होती है और ना ही देख सकता है। इसका पॉइंट कैसे बना सकते हो, इंटरनल लेवल का पहला फिजिकल स्टोरेज, दूसरा नंबर टू फाइल स्ट्रक्चर, नंबर थ्री आपका होगा इंडेक्सिंग एंड नंबर फोर आपका होगा स्टोरेज टेक्निक। ठीक, एग्जाम में कैसे इससे क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनल लेवल इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शंस आपके होंगे व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल एंड यूजर लेवल। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा हो जाएगा फिजिकल लेवल। ठीक है, अब तीनों लेवल्स को एक साथ समझते हैं। ठीक, मैं बोलूंगी, आपको आंसर देना है। तो पहला है
यूजर क्या देखता है, बताइए, बताओ बताओ बेटा। ठीक है, तो जिन्होंने बोला है यूजर एक्सटर्नल लेवल देखता है, उनके लिए वेरी गुड। जिन्होंने नहीं बोला है, कोई बात नहीं बेटा, एक बार वापस से देख लेना जाकर, ठीक आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। तो यूजर हमारा एक्सटर्नल लेवल देखता है। नेक्स्ट है डेटाबेस का कंप्लीट डिजाइन। ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है, करेक्ट। फिर है आपका डेटा फिजिकली कहाँ स्टोर होता है, तो डेटा फिजिकली हमारा इंटरनल लेवल पे होता है, दैट इज थर्ड लेवल, ठीक। अब आते हैं डेटा इंडिपेंडेंस पे। इस चैप्टर का सबसे फेवरेट एग्जाम टॉपिक है डेटा इंडिपेंडेंस। आपको लग रहा होगा मैं बहुत टॉपिक पे बोल चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बट ट्रस्ट में डीबीएमएस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप मन से पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक। तो है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस जैसा कि नाम है, देखो सबसे पहले इसका मतलब समझो। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है एक लेवल में चेंज करने पर दूसरा लेवल पर मिनिमम या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सारे डेटा अलग अलग इंडिपेंडेंस, ठीक। इसी को डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस कितने टाइप की होती है, सिर्फ दो टाइप की होगी, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो पीडीआई एंड एलडीआई, फिजिकल डेटा, लॉजिकल डेटा, बस ये टू टाइप्स की होती है, ठीक। अब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, देखो इसमें क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने डेटा को हार्ड डिस्क से एसएसडी में शिफ्ट कर दिया है। सपोज करो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो हैंडल कर रहा है डेटाबेस को, उसने डेटा को हार्ड डिस्क से एसएसडी में शिफ्ट किया है। ये इंडेक्सिंग चेंज कर, या फिर उसने इंडेक्सिंग चेंज कर दी है, या स्टोरेज मेथड ही इम्प्रूव कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये बन रहा है, क्या स्टूडेंट पोर्टल चेंज होगा, उसने तो बस इंडेक्सिंग चेंज की है एंड स्टोरेज मेथड को इम्प्रूव कर दिया है ना। तो ये सब करने से स्टूडेंट पोर्टल चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका बनेगा, क्या यूजर को कुछ पता चलेगा, नहीं, यूजर को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक। इसी को कह रहे हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, यानी स्टोरेज में चेंज हुआ है लेकिन यूजर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो आपको क्या इसमें नोट बनाना है, चेंज इन इंटरनल लेवल, नो चेंज इन कॉन्सेप्चुअल लेवल, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इस तरीके से आप इसको बना लो, आपके दिमाग में फिट रहेगा। याद करने की ट्रिक कैसे हो सकती है, फिजिकल इक्वल्स टू स्टोरेज, बस इतना याद रखना है, फिजिकल इक्वल्स टू स्टोरेज, ठीक। हमारा बाहर से में जो भी व्यू होगा उसका, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा आएगा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब इसमें देखो, सपोज डेटाबेस में एक नया कॉलम ऐड कर दिया है, ये एक नई टेबल या फिर कोई एक नई टेबल बना दी है, लेकिन एप्लीकेशन पहले की तरह चल रही है, यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ है लेकिन यूजर व्यू पर मिनिमम इफेक्ट हुआ है। तो इसी को कहते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक। इसका कैसे बना सकते हो आप, चेंज इन कंसेप्चुअल लेवल, मिनिमम इफेक्ट हो रहा है ऑन एक्सटर्नल लेवल पर, एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये हो गया, ठीक। आप इसकी ट्रिक कैसे रखोगे, लॉजिकल यानी कि डेटाबेस डिजाइन हो गया, ठीक है। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो चलो दोनों को अ, ऐसा समझते हैं डिफरेंस दोनों में एक साथ, तो ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। देखो, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस आपके, एक साइड है फिजिकल, एक साइड आपका लॉजिकल। फिजिकल में क्या हो रहा था, इंटरनल लेवल में चेंज हो रहा था, ठीक। लॉजिकल में कॉन्सेप्ट के लेवल पे हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। लॉजिकल मतलब कॉन्सेप्ट होता है, तो लॉजिकल में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चेंजमेंट है, फिजिकल में इंटरनल लेवल पे चेंजमेंट है, ठीक है। फिजिकल वाली इजी है, ठीक। लॉजिकल वाली डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि जब हम कोई कॉन्सेप्ट को चेंज करने की वो होती है कोई कॉन्सेप्ट, तो वहां पे डिफिकल्टीज आती है, तो इसलिए वो डिफिकल्ट है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में स्टोरेज चेंज हो रहा है, जबकि लॉजिकल में हम स्टोरेज से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, वहां पर हम स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, है ना।
क्योंकि हम कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेवल चेंज हो रही तो स्ट्रक्चर चेंजमेंट हो रहा है। फिजिकल डेटा में यूजर को पता नहीं चल रहा है, लॉजिकल में व्यू को एडजस्ट करना पड़ सकता है, जो हमारे जिस तरीके से हमें व्यू दिखेगा वो एडजस्ट करना पड़ सकता है, तो पता चलेगा ऑब्वियसली, है ना। तो आई थिंक कि आपको अभी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आपको अभी भी इसका डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर देना कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें डिफिकल्ट लगी, क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई है, मैं आपको अच्छे से वापस से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब फटाफट से समझते हैं कि हम ये जो एग्जाम पेपर बनाते हैं इनके फेवरेट पॉइंट क्या है इनमें से। देखो, 3 लेवल्स होती है, तीनों को देखो। पहला होता है आपका एक्सटर्नल लेवल, दूसरी इंटरनल, तीसरी कंसेप्चुअल। एक्सटर्नल लेवल को हम व्यू लेवल भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें व्यू लेवल पे है। इंटरनल लेवल मतलब फिजिकल लेवल, एंड कॉन्सेप्चुअल में लॉजिकल स्ट्रक्चर आता है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इम्प्लीमेंट करना लॉजिकल से इजी होता है। एंड ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल डेटा कोई भी हम उसको चेंज करेंगे तो लॉजिकल यानी कोई कॉन्सेप्ट होगा, उससे तो आसान ही होगा ना। चलो अच्छा, फटाफट से रैपिड फायर रिवीजन पे आते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, बताओ इसका आंसर। तो आर्किटेक्चर का मतलब हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर का लेवल क्या है, एक्सटर्नल लेवल है। बीच वाला क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। सबसे नीचे इंटरनल लेवल है। इंटरनल लेवल को और क्या बोलते हैं, फिजिकल लेवल बोलते हैं। एक्सटर्नल लेवल को और क्या बोलते हैं, व्यू लेवल बोल रहे हैं। स्टोरेज चेंज, ये किस पे आएगा, स्टोरेज की अगर चेंज की बात कर रहे हैं तो ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पे जाएगा। एंड अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं तो हमारा जाएगा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में। ठीक, अब फटाक से कमेंट में लिखो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, 5 बार लिखो बेटा, याद हो जाएगा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इक्वल टू इंटरनल लेवल में चेंजेस, एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाके जो रिवीजन वाला है उसको थोड़ा सा रिमाइंड करो, 30 सेकेंड के लिए। थोड़ा सा माइंड में सेट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस के प्रैक्टिकल पार्ट में। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में एसक्यूएल पढ़ेंगे या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं जिनका कुछ इंटरव्यू वगैरह है, तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। ठीक, देखो, अगर किसी कंपनी में डेटाबेस बना दिया गया है तो क्या वो अपने आप चलने लगेगी? ऑब्वियसली आंसर होगा नहीं, क्योंकि अपने आप तो नहीं चल सकती है। डेटाबेस के साथ अलग अलग लोग काम करते हैं और हर इंसान का रोल अलग होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज वही समझने वाले हैं कि अच्छा, नाउ हु यूजेस अ डेटाबेस। जब भी एग्जाम में डेटाबेस यूजर लिखा आए, टेंशन मत लेना, बस इतना याद रखना डेटाबेस को यूज करने वाले सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। किसी का काम डेटाबेस बनाना होता है, किसी को मेंटेन करना होता है, किसी का सिर्फ उसे यूज करना होता है। इसी बेसिस पर यूजर को डिवाइड किया गया है। ठीक, नंबर 1 पे आपका आएगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज डीबीए। ठीक है, देखो, अगर डीबीएमएस एक स्कूल है तो डीबीए उस स्कूल का प्रिंसिपल हुआ। ठीक, अगर डीबीएमएस एक बैंक है तो डीबीए उस बैंक के डेटाबेस का मैनेजर है। यानी डेटाबेस का पूरा कंट्रोल डीबीए के पास होता है। ठीक है, डीबीए के काम क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीबीए। तो पहला आपका आएगा डेटाबेस को क्रिएट करना। ठीक, दूसरा आपका आएगा सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, बैकअप लेता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है, यूजर परमिशन, रिकवरी। ठीक है, ये सारे होते हैं आपके डीबीए के काम। तो पहला आपका है डेटाबेस क्रिएट करना, सबसे पहला काम है डेटाबेस बनाना, उसकी प्लानिंग करना एंड टेबल्स डिसाइड करना। नेक्स्ट आपका है सिक्योरिटी मेंटेन करना। अ, कौन लॉगिन करेगा,
कौन सिर्फ देख सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, ये सब डीबीए डिसाइड करता है। थर्ड आपका आएगा बैकअप लेना। सपोज कंपनी के सर्वर क्रैश हो गए, तो डेटा डिलीट हो गया, वायरस आ गया, रिकवरी कौन करेगा? डीबीए। ठीक है। फिर आपका आएगा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना। तो कभी कभी क्वेरी बहुत स्लो चलती है, डीबीए इंडेक्सिंग इम्प्रूव करता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिमाइज करता है एंड ताकि डेटाबेस फास्ट चले। फिर तो आपका आएगा यूजर परमिशन। हर एम्प्लॉय को सेम परमिशन नहीं मिलती है, किसी को सिर्फ रीड की मिल रही है, किसी को रीड प्लस अपडेट की भी मिल रही है, किसी को फुल कंट्रोल। ये सब डीबीए मैनेज कर रहा है। एंड फिर आपका आएगा रिकवरी। अगर डेटा एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए तो रिकवरी प्रोसेस भी डीबीए ही हैंडल करता है। तो आपको कॉपी में कैसे नोट करोगे? डीबीए मतलब क्रिएट डेटाबेस, सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी, परफॉर्मेंस एंड यूजर परमिशन। ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंड बैकअप ऑफ अ डेटाबेस? ऑप्शंस आपके दिए जाएंगे, एंड यूजर, प्रोग्रामर, डीबीए या फिर ऑपरेटर। तो करेक्ट आंसर आपका होगा क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, बैकअप, डेटा बेस, ये सब। करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा डीबीए। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। मान लो एक कंपनी में मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है। एक एम्प्लॉय ने उस सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया? प्रोग्रामर ने। प्रोग्रामर डेटाबेस नहीं चलाता है, वो एप्लीकेशन बनाता है जो डेटाबेस से कनेक्ट होती है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, बैंकिंग एप्स, कॉलेज ईआरपी। ये सब एप्लीकेशन प्रोग्रामर से डेवलप करते हैं। ठीक है। थर्ड आपका आएगा एंड यूजर। सबसे सिंपल कैटेगरी है, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, उससे डेटाबेस का स्ट्रक्चर नहीं पता है, उसे एसक्यूएल नहीं आता है, वो सिर्फ काम करता है, लाइक एटीएम यूज करना। ठीक। तो जिसने बनाया है वो जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, एटीएम छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, फोन पे लेते हैं, व्हाट्सएप पे लेते हैं। व्हाट्सएप जो मैनेज कर रहा है, ऑर्गेनाइज मतलब जो पूरा संभाल रहा है, सब कुछ है ना, वो टीम अलग है। व्हाट्सएप ऐप जिसने बनाया है वो अलग है, एंड हम लोग जो व्हाट्सएप को सिर्फ यूज कर रहे हैं, हम लोग अलग है ना। तो बस वही है। तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका एटीएम यूज करना, आईआरसीटीसी से टिकट्स बुक करना, कॉलेज पोर्टल खोलना, फेसबुक लॉगिन, अमेजोन से ऑर्डर करना, ये सब एंड यूजर्स हैं। ठीक है। एग्जाम पॉइंट में क्या होगा? स्टूडेंट, कस्टमर, पेशेंट, एम्प्लॉय, ये सारे आपके एंड यूजर होते हैं, यानी कि जो उस चीज को यूज कर रहे हैं। नंबर 4 आपका आएगा डेटाबेस डिजाइनर। ठीक। अब एक और रोल आता है, डेटाबेस बनाया और उसको डिजाइन करना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है। डेटाबेस डिजाइनर डिसाइड कर सॉरी डेटाबेस डिजाइनर डिसाइड करता है कि कितनी टेबल्स होंगी, कॉलम्स क्या होंगे, रिलेशनशिप्स कैसी होगी, कीज कौन सी होंगी, यानी डेटाबेस का ब्लूप्रिंट वही बनाता है। ठीक। ओके, अब फटाफट से क्विकली रिवीजन करते हैं। ठीक है। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको आंसर बताना है। डेटाबेस का बॉस कौन है? डीबीए। ठीक। सॉफ्टवेयर बनाता है, कौन बनाता है? प्रोग्रामर। सिर्फ यूज कौन करता है? एंड यूजर। एंड डेटाबेस का डिजाइन बनाता है, कौन बनाता है डेटाबेस का डिजाइन? डेटाबेस डिजाइनर। ठीक है। अब पढ़ते हैं डीबीएमएस कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है। डीबीएमएस अकेले काम नहीं करता है, इसलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। पहला कंपोनेंट आपका आएगा हार्डवेयर। ठीक। तो देखो, डेटाबेस हवा में स्टोर होता है क्या? नहीं ना, कुछ तो होगी, कोई तो ऐसी जगह होगी, है ना, जहाँ पे वो स्टोर होता होगा। तो वो चीज क्या होगी? कोई हार्डवेयर होगा। ठीक। उसके लिए कोई हार्डवेयर चाहिए होगा, जैसे कि सर्वर, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी, रैम, सीपीयू, नेटवर्क। ठीक। ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हमारे। फिर कंपोनेंट नंबर 2 पे आपका आएगा सॉफ्टवेयर। ठीक। यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स आपके आ जाएंगे, सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि आपका ओरेकल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल लाइट, ये सभी आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक।
कंपोनेंट 3 में आपका आएगा डेटा। अगर डेटा ही नहीं है तो डीबीएमएस किस चीज को मैनेज करेगा, राइट? इसलिए डेटा भी डीबीएमएस का मेन कंपोनेंट है। अब नंबर 4 कंपोनेंट आपका आएगा प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? रूल्स। डेटाबेस का बैकअप कब लेना है, पासवर्ड पॉलिसीज क्या होगी, डेटा एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा, ये सब प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है। कंपोनेंट 5 आपका आएगा यूजर्स, जिनके बारे में अभी पढ़ा है हमने, जैसे जो डीबीए, प्रोग्रामर, एंड यूजर एंड डिजाइनर। तो ये आपके कंपोनेंट 5 में आ गए। ठीक है। अब देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीए में कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर आपका डेटा, प्रोसीजर एंड यूजर्स। ठीक, तो ये आपके 5 कंपोनेंट्स हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स एंड यूजर्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस? ठीक, ऑप्शंस आपके दिए होंगे डेटा, यूजर्स, प्रोसीजर एंड मॉनिटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विच इज नॉट अ कंपोनेंट पूछा है। ठीक, तो डेटा तो हमारा कंपोनेंट होता है, प्रोसीजर भी होता है, यूजर भी होता है। कौन सा नहीं है? मॉनिटर इसमें हमारा जो है वो कंपोनेंट नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे डीबीएमएस लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक, यहीं से आपकी एसक्यूएल स्टार्ट होती है, लेकिन एसक्यूएल एक लैंग्वेज है और एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ये कैटेगरीज बेसिकली एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। ठीक, तो हमें डीबीएमएस की जो लैंग्वेजेस हैं, देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस जो हमको इनके ऑर्डर में हमको याद रखनी है। ठीक, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए पहला आपका आएगा डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। तो ये आपकी 5 डीबीएमएस की लैंग्वेजेस हो गई। इनको आपको सीक्वेंस में याद रखना है। देखो लास्ट का तो सब में लैंग्वेज ही है, तो वो एल हटा दो। वैसे देखो डी 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 एम डी सी टी सी एंड डी क्यू। ठीक, इसको याद करने की ट्रिक इंग्लिश में अगर आपको याद करनी है तो आप बना सकते हो डू माई डियर टीचर डेली। तो इससे आपकी एक ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। हिंदी में अगर आपको याद करनी है तो आप बना सकते हो दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली तक डेली। ठीक, या फिर आप अपने आप से भी कोई ट्रिक बना सकते हो अगर आपके दिमाग में कुछ आ रही है। ठीक, या फिर अगर आपको ऐसा है कि आपको ये सीक्वेंस नहीं लर्न हो पा रहा है, ट्रिक्स भी नहीं समझ आ रही है, इतना ज़्यादा मेमोरी नहीं उसको याद रख पा रही है, तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको इसकी और अच्छी सी ट्रिक ढूंढकर सर्च करके मतलब खुद से ही बनाऊंगी। तो मैं कुछ अच्छा सा ट्रिक जो है सोचूंगी, फिर वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। चलो अब सबसे पहले आते हैं डीडीएल पर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक, देखो इसकी डेफिनेशन रखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको समझना है कि डीडीएल का यूज क्या होता है। ठीक, तो बेसिकली ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, जैसे टेबल बनाना, कॉलम ऐड करना, कॉलम रिमूव करना, टेबल डिलीट करना, ये सब डीडीएल है। इसमें कमांड्स कौन सी यूज होती हैं जो आपको बेसिकली याद रखना है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट एंड रीनेम। तो ये कमांड्स है जो कि डीडीएल स्ट्रक्चर डीडीएल में आपका यूज होता है। ठीक है। देखिए डीडीएल जो होता है वो स्ट्रक्चर चेंज करती है, डेटा को चेंज नहीं करती है। ये चीज दिमाग में आपको फिट करनी है कि डीडीएल स्ट्रक्चर चेंज करेगी, इसका कोई भी डेटा चेंज नहीं करेगी। ठीक है। मैं इसलिए इस चीज को इतना हाईलाइट तरीके से बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन, इससे बहुत अच्छे सा क्वेश्चन बनता है, तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप इसको याद रखो। ठीक, नेक्स्ट आपका आएगा डीएमएल, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, अब देखो हमने ऊपर डीडीएल जो पढ़ा था, ठीक है, डीडीएल से हमने क्या बनाया था? स्ट्रक्चर बनाया था, यानी कि हमने डीडीएल से कॉलम वगैरह बनता था ना, तो कॉलम बनाया, यानी कि हमने डीटीएल से टेबल बन गई। ठीक, अब हम डीएमएल में आए हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में।
तो इसके अंदर डेटा कौन डालेगा? तो एमएल डालेगा। इसका काम है डेटा के साथ काम करना। ठीक है। इसमें कमांड्स कौन सी यूज होंगे आपके? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक। आपको याद क्या रखना है अच्छे से कि डिलीट सिर्फ डेटा डिलीट करती है, टेबल को डिलीट नहीं करेगी। ठीक, क्योंकि टेबल जो है वो हमने किससे बनाई है? डीडीएल से बनाई है। ठीक। तो ये डेटा को डिलीट नहीं करेगी। ठीक, सॉरी, ये डेटा डिलीट करेगी बट टेबल डिलीट नहीं करेगी। ठीक है। नाउ थर्ड आपका आएगा डीसीएल। ठीक। देखो, नाम में ही है, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल का मतलब होता है परमिशन। ठीक। एक्सेस, एक्सेस कौन करेगा? ये डीसीएल डिसाइड करता है। इसकी कमांड्स कौन सी होंगी? ग्रांट एंड रिवोक। और ये कमांड्स जनरली डीबीए यूज करता है। फिर आपका फोर्थ आएगा टीसीएल, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मान लेते हैं कि बैंक में 5000 है जो ट्रांसफर हो रहे हैं। पैसा सेंडर के अकाउंट से कट गया लेकिन रिसीवर के अकाउंट में नहीं गया अभी तक। अब इस प्रॉब्लम को कौन हैंडल करेगा? इस प्रॉब्लम को हैंडल करता है टीसीएल। ठीक। इसमें कौन सी कमांड्स आएंगी? कॉमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। ठीक है। एंड लास्ट आपकी आएगी DQL, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये सबसे कॉमन है। इसमें डेटा देखना है, सर्च करना है, रिपोर्ट निकालनी है। कौन सी कमांड इसमें बेसिकली यूज होती है? सेलेक्ट। ठीक, ये वाली कमांड हमारी इसमें यूज होगी। DQL में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड ये सेलेक्ट ही है और यही पूछी जाती है, ओनली ये वन कमांड। तो आपको इसको याद रखना है। अब फटाफट से रैपिड रिवीजन करते हैं। स्ट्रक्चर बनाना किससे होगा? स्ट्रक्चर किससे बन रहा है? डीडीएल से, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक। फिर नेक्स्ट, डेटा इंसर्ट करना वो किससे होगा? डीएमएल से। परमिशन देनी है वो किससे होगा? डीसीएल से, दैट इज डेटा कंट्रोल। ट्रांसमिशन कंट्रोल करना है ये किससे होगा? टीसीएल से। एंड डेटा देखना है ये किससे होगा? डीक्यूएल से। ठीक है। अब इसके कुछ फटाफट से थोड़ा सुपर नोट्स टाइप का ये आपका मैंने बनाया हुआ है। देखो, डीबीए का मतलब होता है डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर। क्रिएट, ये कमांड जो आपकी आएगी वो डीडीएल में होती है। इंसर्ट कमांड आपका डीएमएल में है। ग्रैंड कमांड आपकी डीसीएल में है। कॉमिट टीसीएल में है। एंड डीक्यूएल में एक ही कमांड मैंने बताई है, एंड दैट इज सेलेक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड ओरेकल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ये सारे आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक। सो फाइनली हमने डीबीएमएस का कंप्लीट थ्योरी सेक्शन पूरा फिनिश कर लिया है। ठीक है।